हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 में। आज हम लोग क्लास 10th बायोलॉजी के थर्ड चैप्टर, जिसका अति लघुत्तरीय क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है और इसमें से एक और दो क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। इनके सारे क्वेश्चनों को हम क्या करेंगे, बारी बारी से क्लियर करेंगे। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, जीवों के शरीर में पदार्थों के हस्तांतरण के लिए विकसित तंत्र को क्या कहते हैं। देखिए लिखा हुआ है, जीवों के शरीर यानी हमारे बॉडी के अंदर जो है जितने पदार्थ हैं उसके हस्तांतरण के लिए विकसित तंत्र क्या कहलाती है। अब समझिए गौर करके कि हमारे शरीर में जो तंत्र है ना, ये विकसित तंत्र, उसको क्या कहते हैं हम लोग, तो परिवहन तंत्र। यानी हमारे शरीर में भोजन को ले जाने के लिए, हवा गई उसको ले जाने के लिए, या कोशिका के अंदर जो बनी कोई विषाक्त चीज उसको ले जाने के लिए वापस एक तंत्र है, उसी रास्ते से जाती है। उस रास्ता को क्या कहते हैं हम लोग, परिवहन तंत्र। आपसे कोई पूछे कि जीवों के शरीर में पदार्थों के हस्तांतरण के लिए विकसित तंत्र को क्या कहते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, जीवों के शरीर में पदार्थों के हस्तांतरण के लिए विकसित तंत्र को कहते हैं हम लोग परिवहन तंत्र। हमने क्या समझा, हम जो भोजन करते हैं और वह गया कहां, शरीर के पेट में, सांस लिए वो कहां गया, फेफड़ा में, लेकिन इसको ले जाना कहां है, कोशिका तक पहुंचाना है। तो कोशिका तक ले जाने का जो रास्ता है इसको क्या बोलते हैं, परिवहन तंत्र। क्या बोलते हैं। दूसरा हमारा है संवहन उत्तक किसे कहते हैं। देखिए नाम से ही पता चल रहा है, संवहन। संवहन का मतलब होता है लाना ले जाना। संवहन का क्या मतलब, लाना ले जाना। तो वैसे उत्तक जो किसी पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाती है या ले जाती है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, संवहन उत्तक। देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, संवहन उत्तक किसे कहते हैं। तो लिखेंगे पादप के खनिज लवण खाद्य पदार्थों को स्थानांतरण करने के लिए जो उत्तक पाई जाती है उसको क्या कहते हैं हम लोग, संवहन उत्तक। खास करके जो पौधे होते हैं ना, पौधे में संवहन उत्तक होती है। जो पौधा होता है, पौधा में जो धरती से जल खिंचाई और पत्ती तक पहुंचाई ना पहुंचाई, आ पत्ती में भोजन बनाई आ फिर ओकरा जड़ तक पहुंचाई, तो ओकरे लाने ले जाने के लिए कौन उत्तक, संवहन उत्तक, है ना। तो संवहन उत्तक समझ गए, किसको, खाद्य पदार्थ को, खनिज लवणों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाले उत्तक को कहते हैं हम लोग संवहन उत्तक। यानी प्रॉब्लम। तीसरा हमारा कह रहा है, चालनी नलिकाएं कहां पाई जाती है। देखिए हमने पढ़ा था कि संवहन उत्तक के दो भाग हैं, जाइलम फ्लोएम, क्लास 9th में। जाइलम की 4 कोशिकाएं होती है। जाइलम में कितने तत्व है, 4 तत्व है। कौन कौन, तो वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, जाइलम तंतु, जाइलम मृदुत्तक। ठीक। फ्लोएम के भी 4 होती है, चालनी नलिकाएं, सह कोशिकाएं, फ्लोएम तंतु, फ्लोएम मृदुत्तक। तो चालनी नलिकाएं किस में, तो फ्लोएम में। क्लियर है। तो अब आपसे पूछ रहा है कि चालनी नलिकाएं कहां पाई जाती है, तो चालनी नलिकाएं फ्लोएम उत्तक की कोशिका में पाई जाती है। फ्लोएम उत्तक होती है ना, उत्तक, उसी का एक भाग है चालनी नलिकाएं। आपसे कोई पूछे कि भाई चालनी नलिकाएं कहां पाई जाती है, तो क्या बोलेंगे, फ्लोएम उत्तक के एक भाग में, यानी कोशिका है उसका। नंबर नेक्स्ट, वाष्प उत्सर्जन किसे कहते हैं, वाष्प उत्सर्जन। अब देखिए पौधे धरातल से क्या खींची और साथ में क्या खींचती है, जल। पत्ता में पहुंची, भोजन बना, तब भोजन बनने के बाद कुछ डिस्चार्ज पानी बच जाता है ना। हम लोग घर में खाना बनाते हैं तो बेकार पानी बचता है कि नहीं बचता है, चावल उबल में, खास करके आलू पकाते हैं उसमें, नहीं आलू जिसको कहते हैं हम लोग उबालना, तब बेकार पानी को क्या करते हैं आप लोग, फेंक देते हैं। पत्ती में ठीक वही प्रकार से भोजन बनने के बाद कुछ बेकार पानी बच जाती है और पनिया को ना क्या करते हैं हम लोग, पौधा की पत्ती जो है ना निकाल देती है, उसको बाहर फेंक देती है। इसको कहते हैं वाष्प उत्सर्जन। पौधे की पत्ती द्वारा बेकार जल को वायुमंडल में छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, वाष्प उत्सर्जन। कोई पूछे मेरे भाई कि वाष्प उत्सर्जन किसे कहते हैं, तो क्या लिखेंगे हम लोग, पौधे की पत्ती द्वारा बेकार जल को वायुमंडल में छोड़ने की क्रिया को कहते हैं हम लोग वाष्प उत्सर्जन। देखिए लिखा हुआ है, पौधे में प्रकाश संश्लेषण, पौधे में प्रकाश संश्लेषण के बाद जो बेकार जल होती है उसको क्या करती है, वो वायुमंडल में छोड़ देती है। इस घटना को कहते हैं हम लोग वाष्प उत्सर्जन। क्या बोलते हैं हम लोग, वाष्प उत्सर्जन। आगे हमारा है स्थानांतरण। क्या है स्थानांतरण, वो लिखा हुआ है स्थानांतरण। स्थानांतरण का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना, एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना। आप भोजन किए, वो गया पेट में,
लेकिन पेट में जितने भी हमारी मशीन है सब उसको रोलर मशीन में पीस पास दिया, एकदम पूरा एकदम तड़का बना दिया। ठीक है, अब उसको क्या किया, रक्त में मिला दिया। रक्त उसको अपने छोटी आंत से लेकर के विभिन्न कोशिकाओं में, हाथ की कोशिका में, पैर की कोशिका में, उंगली की कोशिकाओं में, हमारे बालों की कोशिकाओं में, सारे जगह उसको भेज दिया। सारी जगह उसको क्या कर दिया, भेज दिया। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, स्थानांतरण। स्थानांतरण यानी किसी पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थानों तक भेजने की क्रिया को क्या बोलेंगे, देखिए स्थानांतरण। क्या पूछ रहा है आपसे, जीव शरीर के भीतर जल, खाद्य पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ को उत्सर्जी अंगों तक पहुंचाने की क्रिया को जब पहुंचा देते हैं, भेज देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, स्थानांतरण। याद रहेगा ना, क्या बोलते हैं हम लोग। नंबर नेक्स्ट है हमारा, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है। देखिए हम जो खाद्य पदार्थ खाते हैं या पौधे में जो खाद्य पदार्थ हैं उसका स्थानांतरण किस रूप में होता है, याद रखेंगे सुक्रोज में। याद रखेंगे, आपसे पूछेगा परीक्षा में कि खाद्य पदार्थों में जो पौधे में खाद्य पदार्थ हैं उसका उत्सर्जन किस रूप में होता है, तो याद रखेंगे किस रूप में, सुक्रोज के रूप में। किसमें, सुक्रोज। एनी प्रॉब्लम, तो आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में, पौधों में खनिज लवणों का स्थानांतरण किस रूप में होता है, तो सॉरी सुक्रोज के रूप में। किस रूप में होता है, सुक्रोज के रूप में। ये क्वेश्चन ऊपर में है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर है, खनिज लवणों का अवशोषण किस रूप में करते हैं। खनिज लवण यानी कि धरती से जो हम लोग पानी तो खींचते हैं, पानी खींचते हैं, साथ साथ फास्फोरस खींचते हैं, उसमें से अन्य कैल्शियम खींचते हैं। देखिए धरती में ना 18 पोषक तत्व होते हैं, धरातल में कितने, और इनमें से सब पौधे के लिए जरूरी है, तो बारी बारी से खींचते रहता है। कौन कौन, तो कैल्शियम है, फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, फलान चिलान जो भी है वो खींचते रहता है पौधे धरती से। अब समझिए, और इनको हम किस रूप में खींचते हैं, तो इसको हम लोग देखिए पौधे में खाद्य पदार्थों का सुक्रोज के रूप में, लेकिन खनिज लवणों का स्थानांतरण आयन के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, याद रखेंगे आयन के रूप में। खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण सुक्रोज, और खनिज लवणों का अवशोषण किसके का माध्यम से, आयन की तरीके से। क्लियर। आगे हैं, रक्त के विभिन्न, नंबर 8, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण क्यों जरूरी है। अब देखिए खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण क्यों जरूरी है, इसलिए जरूरी है हमारे खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण। अगर खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होगा तो क्या शरीर का वृद्धि विकास होगा, क्या। मान लीजिए हम जो खाए वो पेट में गया, लेकिन वृद्धि चाहिए उंगली को, ऊर्जा चाहिए उंगली को, ऊर्जा चाहिए हमारी ओठ को, ऊर्जा चाहिए हमारी गालों को, हमारी बालों को। इसको अगर भोजन नहीं पहुंचेगा तो वृद्धि विकास करेगा, ये ऊर्जा मिलेगा इसको, ऊर्जा नहीं मिलेगा तो फिर वृद्धि विकास नहीं। तो ऊर्जा पूर्णे के लिए इसको क्या चाहिए, स्थानांतरण जरूरी है। क्या जरूरी है, स्थानांतरण। अगर नहीं होगा ना तो पेटे में ऊर्जा रह जाएगा, तो पेटे होगा इतना बड़का ना, हाथ गोड़ हो जाएगा सुखल नहीं। तो कहने का अर्थ है कि हमारे बॉडी के अंदर स्थानांतरण जरूरी है। किसके लिए, तो प्रत्येक अंगों में सही रूप से काम करे, ऊर्जा का निर्माण हो, इसलिए स्थानांतरण जरूरी है। ठीक है, जब तक कि आप चलिए बाजी, तो हम लोग पढ़ रहे थे क्वेश्चन नंबर 8 तक। 9 हमारा कह रहा है रक्त के विभिन्न अवयवों के नाम। देखिए रक्त के विभिन्न अवयव, रक्त हम लोग पढ़े थे कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त क्या हमारा, तरल संयोजी ऊतक। इसके दो भाग होते हैं, एक तरल भाग जिसको प्लाज्मा कहते हैं, तरल भाग जिसको प्लाज्मा कहते हैं, ये रक्त का 55% होता है। और एक ठोस कण हमने देखा था जो कितना होता है, रक्त का 45%। तो रक्त के कितने हिस्से हुए, रक्त के कितने हिस्से, कौन कौन, तरल 55% प्लाज्मा कहलाती है, 45% रुधिर कणिकाएं ठोस होती है। एनी प्रॉब्लम। यही क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि रक्त के दो भाग होते हैं, तरल भाग प्लाज्मा कहलाती है, ठोस कण रुधिर कणिकाएं कहलाती है। रक्त के कितने भाग, दो, कौन कौन, तरल भाग और ठोस कण। एनी प्रॉब्लम। आगे क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि रक्त परिसंचरण के 3 प्रमुख कण। देखिए हमारे शरीर में जो खून बनता है ना, यानी खून जो प्रवाहित होती है, इसमें 3 कण है। कितने कण है, 3। तो कौन कौन कण है, तो याद रखेंगे पहला हमारा है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, रक्त पट्टिकाणु। कौन कौन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, रक्त पट्टिकाणु। आरबीसी का मतलब हुआ रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिका। डब्ल्यूबीसी का मतलब हुआ श्वेत रक्त कोशिका, और
रक्त पट्टिकाणु तो रक्त पट्टिकाणु ही है, थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है लिखा में, लेकिन रक्त पट्टिकाणु यानी इसको अंग्रेजी में बोला जाए तो थ्रोम्बोसाइटस। क्या बोलते हैं हम लोग? थ्रोम्बोसाइटस। कोई दिक्कत? तो आप अभी तक पढ़ रहे थे कि हमारे रक्त में कितने कण, कौन कौन? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, रक्त पट्टिकाणु। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? रक्त किस प्रकार का उत्तक? अभी अभी तुरंत बताए हैं, क्या हर बात हम ही बताएं? आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में बोलेंगे रक्त किस तरह का उत्तक है। जो बच्चे देख रहे हैं ना, सब बताएंगे, कमेंट करेंगे हमें, रक्त किस प्रकार का उत्तक? तरल संयोजी उत्तक। याद रखेंगे, रक्त कैसा उत्तक है? तरल संयोजी उत्तक। अगर आपसे कोई पूछे रक्त किस प्रकार का उत्तक, तो तरल संयोजी उत्तक। ठीक है, चलिए अब देख करके मत लिख देना, पहले अपने मन से लिखना। हाँ, तो क्या बता रहे थे? रक्त किस प्रकार का उत्तक? तरल संयोजी उत्तक। आगे हमारा है, लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण शरीर में कहाँ होता है? हमारे बॉडी में लाल रक्त कोशिका जो होती है वो अस्थि मज्जा के अंदर होती है। हमारे शरीर में लाल रक्त कोशिका का निर्माण, देखिए छूट गया है, पर क्या लिखेंगे हम लोग? अस्थि मज्जा। क्या लिखेंगे? अस्थि मज्जा। उसको आप ब्लड बैंक भी कह सकते हैं। क्या सकते हैं? कह सकते हैं ब्लड बैंक, यानी कि अस्थि मज्जा में लाल रक्त का निर्माण होती है। आगे है, मनुष्य में लाल और श्वेत कोशिकाओं में कौन एक दूसरे की अपेक्षा बहुत कम है? तो हमने पढ़ा था कि आरबीसी की संख्या जो होती है ना बहुत ज्यादा होती है हमारे बॉडी में, आरबीसी की संख्या, और डब्ल्यूबीसी की संख्या कम। तो पूछ रहा है कि कौन कम? तो डब्ल्यूबीसी कम। कौन कम? राकेश सर जी कम नहीं, डब्ल्यूबीसी कम है ना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि लाल रक्त कोशिकाओं का, सॉरी नंबर 14, रक्त लाल क्यों दिखता है? हमने बताया था आपको कि रक्त में तो एक चीज रहता है प्लाज्मा, उसका पीएच मान 7.4 होता है, नहीं, और रंग इसका कैसा होता है? पीला होता है, हल्का पीला। लेकिन रक्त तो आपको लाल दिखाई देती होगी, किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? नहीं पढ़े थे तो हमारे यूट्यूब चैनल को सर्च कीजिए और वहां पर हमारा वीडियो है उसको देखिए, आपको पता चल जाएगा कि रक्त में क्या मिला रहता है? हीमोग्लोबिन, जिसके कारण उसका रंग कैसा? लाल। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई लाल क्यों दिखाई पड़ती है रक्त, तो रक्त में हीमोग्लोबिन प्रोटीन रंजक होती है, जिसके कारण उसका रंग कैसा दिखती है? लाल। आगे हमारा है, मनुष्य के हृदय में चार कौन कौन से बेसम है? तो हमने बताया था कि हमारा हृदय जो है ना वह दो भागों में बटा है विभाजिका द्वारा, बायां भाग दायां भाग। इसमें दो घर है, इसमें भी दो घर है, बायां अलिंद बायां नीले, दायां अलिंद दायां नीले। तो हृदय में कितने बेसम? मानव हृदय में कितने? मानव के जितने मैमेलिया वर्ग के जंतु हैं। अब कहेगा सर जी हम तो मैमेलिया समझते नहीं है। देखिए क्लास 9th के बायोलॉजी के 3rd चैप्टर जंतुओं का वर्गीकरण कैरोल्स लिनियंस द्वारा जो बांटा गया था, उसका सबसे लास्ट पेज पर लिखा हुआ है मैमेलिया, यानी जो बच्चे को जन्म देते हैं और बच्चे को दूध पिलाते हैं, ऐसे जंतु मैमेलिया कहलाते हैं। ठीक है, जो बच्चे को जन्म देते हैं, गाय भैंस बिल्ली बकरियां कुत्ते जो है ना वह जन्म देती है और दूध पिलाते हैं, मनुष्य भी जन्म देती है दूध पिलाती है, नहीं पिलाती है, तो ये मैमेलिया हुआ। एक होते हैं अंडज, ठीक है, जो एवीज वर्ग के हैं, जैसे पक्षी है वो बच्चे को दूध नहीं पिलाती है, लेकिन बाकी जितने बच्चे हैं ना वो दूध पिलाती है। तो कहने का अर्थ है कि जितने जीव मैमेलिए हैं, जितने जीव मैमेलिए हैं वो क्या है? चार हृदय वाले हैं, सॉरी हृदय नहीं चार है, हृदय में चार बेसम है, यानी घर। मनुष्य के हृदय में कितने बेसम? कौन कौन? दायां अलिंद दायां नीलय, बायां अलिंद बायां नीलय। ठीक है, हमारे हृदय में कितने बेसम हैं? चार है। कौन कौन? देखिए लिखा हुआ चार बेसम है, दायां अलिंद दायां नीले बायां अलिंद बायां नीले। नाउ एनी प्रॉब्लम? चलते हैं आगे, क्वेश्चन हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कितना नंबर है क्वेश्चन? 16 ना चलेंगे। शरीर के सभी भागों में अशुद्ध रक्त के हृदय के दाएं अलिंद से ले जाने वाले रक्त वाहिनियां क्या है? अब समझिएगा, शरीर के सभी भागों में अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त को कौन ले जाता है? तो सिरा। अब समझिए, फिर से इसको समझा देते हैं आपको। हमने पिछले दिन पढ़ा था कि हमारे हृदय में रक्त गया, शुद्ध रक्त जो हुआ माने ऑक्सीजन वाला रक्त, उसको कहते हैं हम शुद्ध रक्त, वो हमारे विभिन्न भागों में धमनी भेजती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? धमनी। धमनी ले जाती है, ठीक है। जब उसके ऑक्सीजन कोशिका से खत्म हो जाती है
तो वो बहती है किससे? तो सिरा से होकर बहती है। तो देख रहे हैं आपके हाथों में जो ये मोटी मोटी काली काली दिखाई पड़ती होगी, करिया करिया नस, वही हमारी क्या है? सिरा है। तो अशुद्ध रक्त को कौन ले जाती है? सिरा। अशुद्ध रक्त को कौन ले जाती है? सिरा। याद रखेंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि अशुद्ध रक्त का प्रवाह कौन करती है, तो सिरा। ठीक है, आगे हैं। हृदय के बाएं अलिंद नीले छिद्र पर, बाएं अलिंद नीले छिद्र पर, देखिए आपसे कह रहा है बाएं अलिंद नीले छिद्र पर एक कपाट है, इसका क्या नाम है? द्विदली। बाएं पर कपाट है तो क्या कहेंगे उसको हम लोग? द्विदली बोलेंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि हृदय के बाएं अलिंद नीले छिद्र पर एक कपाट है, उसका क्या नाम है भाई रे? तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? द्विदली कपाट। ठीक है, या अंग्रेजी में बोल देंगे तो मिट्रल। क्या नाम उसका? मिट्रल। हमारे हृदय के बाएं भाग में, तब बायां इधर हुआ या इधर? इधर बायां हुआ। देख लीजिए इनका बायां इधर है, ये हाथ हमारा दायां है या बायां? दायां हुआ, तो ये भाग ना दायां पक्ष हुआ जी, बायां इधर हुआ। तब बाएं भाग में आलिंद और नीले छिद्र पर एक कपाट है। कपाट का क्या काम है वो तो हम पढ़ चुके थे कि रक्त को आलिंद से नीले में तो जाने देती है, लेकिन नीले से रिटर्न वापस आलिंद में जाने नहीं देती है, कपाट। तो ये कपाट का क्या नाम? द्विदली। दायां भाग में रहता है उसका नाम क्या? त्रिदली। क्या कहते हैं उसको हम लोग? चलते हैं आगे। हमारा क्वेश्चन है, हृदय के फेफड़े से शुद्ध रक्त को बाएं आलिंद में ले जाने वाली रक्त वाहिनियां, देखिए फेफड़ा से शुद्ध रक्त को, फेफड़ा से शुद्ध रक्त को कहां ले जाती है? आलिंद में। तो शुद्ध रक्त उसको कहते हैं फुफ्फुस शिरा। क्या कहते हैं हम लोग? फुफ्फुस शिरा। याद रखिएगा, जब ये इस तरह की वैसी शिराएं, वैसी धमनी जब रहेगा ना क्वेश्चन में, तो माइंड लगाइयो फुफ्फुस पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? वैसी धमनी, तो फुफ्फुस धमनी। वैसी शिरा, फुफ्फुस शिरा नहीं। लेकिन यहाँ क्वेश्चन कह रहा है फेफड़े से अशुद्ध रक्त को, सॉरी शुद्ध रक्त है, फेफड़े से शुद्ध रक्त को आलिंद में ले जाती है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? फुफ्फुस शिरा। शुद्ध रक्त को क्या करेगा ये? फुफ्फुस शिरा। आगे, हृदय के बेस्मों का संकुंचन क्या कहता है? देखिए हृदय के बेस्मों का संकुंचन है सिस्टोलिक प्रेशर क्या कहलाता है? हृदय का संकुंचन ऐसे करके दबाया तो उसको क्या कहते हैं? सिस्टोलिक। फैला तो डायस्टोलिक। तो आपसे अगर कोई पूछे कि संकुंचन क्या कहलाता है, तो सिस्टोलिक। फैलाव यानी परकुंचन, संकुंचन तो सिस्टोलिक, परकुंचन यानी फैलाव तो डायस्टोलिक। हमसे पूछ क्या रहा है भाई? तो हृदय के बेस्मों का संकुंचन क्या कहलाता है? हृदय के बेस्मों का संकुंचन क्या कहलाता है? सिस्टोलिक प्रेशर। क्या कहलाता है? सिस्टोलिक प्रेशर। याद रखेंगे। आगे हमारा क्वेश्चन है 20, शरीर के ऐसी धमनी का नाम जो ऑक्सीजनित, फिर देखिए वैसी धमनी कह दिया तो क्या लिखेंगे हम लोग? फुफ्फुस धमनी। वैसी धमनी था फुफ्फुस, ठीक है ना? फुफ्फुस बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं हम लोग? कोई दिक्कत? तो हमने अभी तक 20 क्वेश्चन देखा, बाकी क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, कुल 34 हैं। ये भी देख लेते हैं फटाफट। 1 से 20 तक क्वेश्चन को एक बार रिवाइज कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। 2 मिनट के लिए होल्ड करते हैं, फिर आगे चलते हैं। चलते हैं मेरे भाई आगे। हमारा क्वेश्चन कह रहा है 21 नंबर क्या है सुनिएगा। शरीर की ऐसी सिरा, अब क्या कह रहा है आपसे? ऐसी सिरा। तो अभी तुरंत तुरंत पढ़े हैं, जब ये ऐसी धमनी या ऐसी सिरा बोलेगा तो हम क्या लिखेंगे? फुफ्फुस। ऐसी धमनी पूछ दिया या ऐसी सिरा पूछ दिया तो समझिएगा क्या पूछ रहा है आपसे? फुफ्फुस की बात कर रहा है। क्लियर? तो नंबर 21 क्या कह रहा है कि वैसी सिरा जो ऑक्सीजनित रक्त का प्रवाह करती है, तो क्या बोलेंगे हम लोग? फुफ्फुस। आगे हमारा है 22, विभिन्न सिरिकाएं आपस में जुड़कर क्या बनाती है? देखिए कह रहा है विभिन्न सिरिकाएं आपस में जुड़कर क्या बनाती है, तो याद रखेंगे विभिन्न सिरिकाएं आपस में जुड़कर क्या बनाती है? तो सिरा का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? सिरा। विभिन्न सिरिकाएं आपस में जुड़कर किसका निर्माण करती है? सिरा का। आगे नंबर 23, एक ऐसे एक कोशिकीय पौधे के नाम परिवहन विसरण द्वारा, तो विसरण किसके द्वारा? देखिए एक कोशिकीय पौधा युगलीना, इसका क्या नाम है? युगलीना। एक कोशिकीय पौधा क्या नाम? युगलीना है, ठीक है, जिसमें परिवहन किसके कारण होते हैं? विसरण के कारण। देखिए हम लोगों में परिवहन तंत्र है, हम लोगों में परिवहन तंत्र है, क्योंकि हम लोगों ना विसरण से काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? देखिए बॉडी हमारा इतना बड़ा है, ज्यादा करके हवा चाहिए, ज्यादा करके ऊर्जा चाहिए, नहीं ज्यादा करके ऊर्जा चाहिए, ज्यादा करके हमें क्या चाहिए? मतलब ऑक्सीजन चाहिए, और विसरण से हमारा काम नहीं चलेगा। इसलिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? किसका उपयोग करते हैं? परिवहन तंत्र का उपयोग।
चलिए बाजी, तो हम लोग पढ़ रहे थे कि किसमें होता है एक कोशिकीय पौधे, इगुलिना। आगे हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 24 कह रहा है पौधों में जल और खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करने वाले उत्तक। देखिए पौधे में ना जल धरती से खींचकर कहां ले जाती है, पत्ता तक। अब पत्ती में जो बना भोजन उसको फिर नीचे लाती है, तो लाने ले जाने वाले उत्तक। अब देखिए जल को ले जाती है जाइलम, खाद्य पदार्थ को ले जाती है फ्लोएम, खाद्य पदार्थ को कौन लाती है, फ्लोएम। तो दोनों मिलके बनाई संवहन उत्तक। क्या कहलाता है? अगर आपसे कोई पूछे खाद्य पदार्थ और जल का संवहन कौन, तो संवहन उत्तक। देखिए जल संवाहक उत्तक लंबी बेलनाकार नहीं सॉरी पौधों में जल और खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण करने वाले उत्तक को क्या कहते हैं हम लोग, संवहन उत्तक। ठीक है, पौधों में खाद्य पदार्थ और जल के संवहन करने वाले उत्तक को क्या कहते हैं हम लोग। अलग अलग पूछेगा तो अलग अलग लिखिएगा। जल का संवहन कौन, तो जाइलम। खाद्य पदार्थों का उत्तक संवहन कौन, तो फ्लोएम। लेकिन दोनों की बात कर दिया था, कह लीजिएगा संवहन उत्तक। नंबर 25, जल संवाहक उत्तक में पाए जाने वाली लंबी बेलनाकार नलिकाएं। देखिए हम लोग पढ़े थे कि जाइलम के भाग जो होते हैं वो 4 होते हैं। एक है जिसका नाम है वाहिनिकाएं। क्या नाम है, वाहिनिकाएं। ये लंबी बेलनाकार होती है, लंबी और बेलनाकार, इसका क्या नाम, वाहिनिकाएं। जाइलम के 4 भाग पढ़े थे ना, वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, जाइलम तंतु, जाइलम मृदुतक, जिसका काम भी हम लोग क्लास 9th में पढ़े थे। लेकिन फिलहाल समझिए कि हमसे पूछ रहा है कि जल संवहन उत्तक में, तो जल संवाहक उत्तक यानी कि जाइलम, जल संवाहक उत्तक यानी कि जाइलम। जाइलम में जो लंबी बेलनाकार नली है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो वाहिनिकाएं। क्या बोलते हैं हम लोग, वाहिनिकाएं। अगर आपसे पूछे कोई कि जाइलम में लंबी नली कौन है, तो वाहिनिकाएं। नंबर 26, जाइलम और फ्लोएम में किसकी कोशिकाएं मृत होती है, तो हम लोग दोनों जाइलम और फ्लोएम में अंतर भी पढ़ चुके थे। जाइलम और फ्लोएम में किसकी कोशिका मृत होती है, याद रखेंगे जाइलम की। किसकी कोशिका, जाइलम की, है ना। देखिए जाइलम की कोशिकाएं क्या होती है, मृत होती है। अगर आपसे कोई पूछे किसकी कोशिका मृत, तो जाइलम की। ठीक है, किसकी कोशिकाएं मृत होती है, जाइलम की। आगे जाइलम और फ्लोएम में कौन सा संवहन उत्तक खाद्य पदार्थ। अब बताइए जाइलम भी है आपके पास, जाइलम और फ्लोएम भी है, तो खाना को कौन ले जाता है, फ्लोएम। नहीं पढ़े थे हम लोग। खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण कौन, फ्लोएम। जल का स्थानांतरण कौन, जाइलम। तो आपसे पूछ रहा है कि जाइलम और फ्लोएम में कौन खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण, तब फ्लोएम कौन करती है, फ्लोएम करती है। आगे चलते हैं, हमारा क्वेश्चन है 28, पौधों में जल, खनिज, लवणों और खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण के शीर्ष तक पहुंचाने वाली क्रिया को क्या कहते हैं। देखिए अब पौधा में खनिज लवण है, खाद्य पदार्थ है, उसको नीचे से ऊपर तक पहुंचाते हैं, नीचे से ऊपर तक यानी शीर्ष भाग तक, उसको क्या कहते हैं, तो स्थानांतरण कहते हैं। उस क्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, स्थानांतरण या परिवहन भी कह सकते हैं। क्या बोलेंगे हम लोग, परिवहन या स्थानांतरण। नंबर क्वेश्चन 29, रक्त या रुधिर किस प्रकार का उत्तक, तो तरल संयोजी उत्तक। सामने किताब रखिए, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन को पढ़िए और उसका उत्तर हमसे सुनिए, तो समझ में तब आएगा। रक्त किस प्रकार का उत्तक, तरल संयोजी। रक्त किस प्रकार का उत्तक, तरल संयोजी। हमारे मनुष्य में ना 4 प्रकार के उत्तक होते हैं, एपिथीलियमी, संयोजी, पेशी, तंत्रिका। अभी संयोजी के 3 भाग होते हैं, वास्तविक संयोजी, कंकाल संयोजी, तरल संयोजी। तो तरल संयोजी में ही रक्त आता है। ठीक है, तो रक्त कौन, तरल संयोजी तक, रक्त कौन। आगे चलते हैं हम लोग, नंबर 30, दायां और बायां अलिंद एक दूसरे से किससे रचना से अलग होती है, तो देखिए अलग होने वाली चीज को क्या कहते हैं, विभाजिका। मनुष्य का हृदय ऐसे बना हुआ है, तो ये दाई भाग बाई भाग ये किसके कारण अलग होती है, तो इसका नाम है विभाजिका। दायां देखिए ना, विभाजिका द्वारा दायां और बायां अलिंद एक दूसरे से क्या होती है, अलग होती है। अगर आपसे कोई पूछे कि किस द्वारा अलग होती है, तब विभाजिका। किसके कारण अलग होती है, विभाजिका। हमारा हृदय जो बायां भाग और दायां भाग है ना, किसके कारण अलग होती है, विभाजिका द्वारा। नंबर आगे है, उस सिरा के नाम बताइए। अब जब ये कह रहा है उस सिरा, तो क्या बोलेंगे, फुफ्फुस सिरा। फिर कह रहा है 32, वैसी रक्त प्लाज्मा जिनमें लाल रक्त कोशिकाएं नहीं पाई जाती है। देखिए वैसी रक्त प्लाज्मा जिसमें लाल रक्त नहीं पाई जाती है, तो उसको कहते हैं लसिका। हमने पढ़ा था ना। देखिए हमारी जो सिराएं हैं ना, नस, नस में क्या बढ़ रही है, रक्त चल रही है। रक्त क्या,
और रक्त चलते चलते इसमें से जो WBC है, कभी कभी रक्त से बाहर निकल करके हमारी शिराएं से बाहर आ जाती है, ठीक है, और वो जमा होकर के गाढ़ा पीला चिपचिपा द्रव बनाती है, इसको कहते हैं हम लोग लसिका। तो लसिका में ना तो RBC रहता है यानी लाल रक्त कोशिका, और न ही प्लेटलेट्स रहता है केवल क्या है, तो श्वेत रक्त। तो अब आपसे पूछ रहा है कि वैसी प्लाज्मा जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं नहीं पाई जाती, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो लसिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, लसिका। आगे, रक्त का संचार ज्यादा दबाव किसमें होता है, धमनी में या शिरा में, तो याद रखेंगे धमनी में। ज्यादा रक्त का प्रवाह किसमें होता है, याद रखेंगे तेजी से दबाव के साथ धमनी में होता है, शिरा में ज्यादा नहीं होता है। अगर शिरा में ज्यादा होगा तो शिराएं टूट सकती है, तो किसमें होता है, धमनी में। आगे है रक्तचाप का माप किससे लेते हैं हम लोग, तो देखिए रक्तचाप को मापने के लिए स्फेग्नोमैग्नोमीटर, रक्तचाप को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम लोग, स्फेग्नोमैग्नोमीटर। डॉक्टर लोग को देखे होंगे, और उस दिन हम फोटो भी दिखाए थे आप लोगों को जब पढ़ा रहे थे, ठीक है। अगर नहीं देखे होंगे तो हमारे नीचे दुकान पर साहू मेडिसिन पर रखा हुआ भी है, आप देख सकते हैं वहां, और नहीं तो हमारे वीडियो को प्ले करके आप देख सकते हैं, वहां भी रखा हुआ है, ठीक है। तो हम क्या बता रहे थे आपको, रक्तचाप मापने के लिए किसका उपयोग, स्फेग्नोमैग्नोमीटर। कोई दिक्कत, तो चलिए जब तक आप क्या करेंगे, इस सारे क्वेश्चनों को डील करेंगे, और जहां से देख रहे हैं अपने अपने नाम हमारे कमेंट बॉक्स में भेज देंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतनी रहने देते हैं, बाकी क्वेश्चन हम लोग कल देखेंगे।